इस वीडियो में हम रीट इंग्लिश लैंग्वेज 1 के 24 जुलाई सेकंड शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। चूज द करेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इनमें से करेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा है? तो चारों ऑप्शंस को देखकर हम बता सकते हैं कि बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है और इनके बीच में हम कुछ भी नहीं रखते हैं। बीन के बाद सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का हम यूज करते हैं। तो बाकी के तीनों ऑप्शन में बीन को वर्ब से अलग किया हुआ है, जो गलत होता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत होंगे। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट बचता है, ऑप्शन डी। क्या लंबे समय से बरसात हो रही थी? ये इसका मतलब निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 32। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स सेंटेंस गिवन बिलो। एडमिटेंस ब्लैंक टू हिम बाय द गार्ड। एडमिटेंस का मतलब होता है प्रवेश। तो एडमिटेंस के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो वर और आर को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें विल बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो डी वैसे ही गलत होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वॉज रिफ्यूज्ड। उसको गार्ड के द्वारा प्रवेश के लिए मना कर दिया गया। ये सेंटेंस का मतलब निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सो हेल्प मी हेवन ही क्राइड आई विल नेवर स्टील अगेन। हेल्प मी हेवन इस तरीके से हम बोलते हैं कोई पश्चाताप करने के लिए, रिग्रेट करने के लिए। तो कॉल्ड अपॉन सब में दिया हुआ है। कॉल्ड अपॉन मतलब पुकारना। तो सबसे पहले ऑप्शन डी की बात करते हैं। ऑप्शन डी में नेवर और नोट दोनों का यूज हुआ है। तो नेवर के साथ हम नोट का यूज नहीं करते, तो ऑप्शन डी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए में आई का यूज हुआ है। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो आई को थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही में चेंज करना था, तो ऑप्शन ए वैसे गलत होगा। तो सेंटेंस में एक रिग्रेट की बात हो रही है, पश्चाताप की बात हो रही है, और ये बोला जा रहा है कि कभी चोरी नहीं करूंगा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से बी ज़्यादा करेक्ट होगा। ही कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस हिज रिजोल्व नेवर टू स्टेल अगेन। क्योंकि ऑप्शन सी में कहीं ना कहीं पूरा सेंस क्लियर नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बी ज़्यादा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। चूज द एफ्रिकेट साउंड्स। इनमें से एफ्रिकेट साउंड्स कौन से होते हैं? तो दो एफ्रिकेट साउंड होते हैं। ऑप्शन ए, ये चे का साउंड होता है और ये जे का साउंड होता है। इनको हम बोलते हैं एफ्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 35। फोनेटिक सिंबल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड गटेशन। गटेशन का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? तो गटेशन में श का सेंस आता है और श के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। तो जहाँ पर भी ये सिंबल नहीं दिख रहा उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी भी गलत होगा और ऑप्शन डी भी गलत होगा। गटेशन एक न्यू वर्ड है जिसका मतलब होता है पेड़ पौधों की पत्तियों से जो पानी निकलता है उसको हम बोलते हैं गटेशन। अब डबल टी ए के बाद ए का साउंड आता है, तो ऑप्शन ए में ए का साउंड नहीं आ रहा, ए का साउंड आ रहा है, तो ऑप्शन ए को एलिमिनेट करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गटेशन। तो इस बार फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के कुछ नए वर्ड पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 36। द फंडामेंट ऑर्डर ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग शुड बी फॉलोड। इट इज़ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। LSRW किसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? तो इनको हम बोलते हैं नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, फॉलो द नेचुरल वे। क्वेश्चन नंबर 37। लीडिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाना किस प्रिंसिपल में होता है? तो इसकी बात हम करते हैं ग्रेडेशन में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38। विच वन ऑफ दीज इज ए प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। तो इनमें से कौन सा ग्रामर मेथड का एक प्रिंसिपल होता है? तो इसका आंसर होगा यूनिट ऑफ टीचिंग इज ए वर्ड नोट द सेंटेंस। ऑप्शन सी। ग्रामर मेथड में यूनिट ऑफ टीचिंग एक वर्ड होता है, सेंटेंस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39। विच मेथड इज ए मिडवे बिटवीन द टू मेथड्स, ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। तो ग्रामर और डायरेक्ट मेथड का मिडवे मेथड कौन सा होता है? तो ये होता है बाइलिंगुअल मेथड, जिसमें मदर टंग का यूज भी करते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40। विच वन ऑफ दिस इज रिलेटेड टू द इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो इनमें से कौन सा इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के रिलेटेड होता है? तो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में हम सेंटेंस पर फोकस करते हैं, तो इसमें यूनिट ऑफ टीचिंग होता है सेंटेंस। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41। विच स्किल इज द बेसिस ऑफ गुड लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज। तो गुड लर्निंग की बेसिस कौन सी स्किल होती है? तो लर्निंग ज़्यादातर डिपेंड करते हैं लिसनिंग स्किल पर। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इज नॉट अ टेक्निक ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। इनमें से कौन सा स्पीकिंग स्किल की एक टेक्निक नहीं होती है? तो रिप्रोडक्शन तो स्पीकिंग की एक टेक्निक हो सकती है, जिसमें किसी बात को रिपीट कर करके हम स्पीकिंग स्किल सीखते हैं। रोल प्ले में भी स्पीकिंग इन्वॉल्व होती है, क्वेश्चन आंसर भी हम स्पीकिंग में कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए मॉडल रीडिंग, क्योंकि मॉडल रीडिंग में रीडिंग पर ज़्यादा फोकस होता है। क्वेश्चन नंबर 43। थॉमसन और वेट के अकॉर्डिंग रैपिड रीडिंग के कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं? तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44। हु वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट रीडिंग एबिलिटी कैन बी डेवलप्ड बाय रीडिंग बुक्स इन सॉलिट्यूड विद ईज, इंटरेस्ट एंड प्लेजर। इनमें से किसका ओपिनियन होता है कि रीडिंग हैबिट्स को अकेले में किताबें पढ़कर डेवलप किया जा सकता है, इंटरेस्ट के साथ और आसानी के साथ? तो इसमें कहीं ना कहीं रीडिंग की बात हो रही, और रीडिंग डॉक्टर वेस्ट मेथड से रिलेटेड है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 45। ओरल रीडिंग इज ऑल्सो नोन एज। ओरल रीडिंग को और क्या नाम से जाना जाता है? तो ओरल रीडिंग को हम बोलते हैं लाउड रीडिंग। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46। चेक लिस्ट, रेटिंग स्केल, इंटरव्यू शेड्यूल एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आर टूल्स फॉर।
तो यहाँ से इंटरव्यू शेड्यूल और एनेक्डोटल रिकॉर्ड को देखकर लग रहा है कि समेटिव असेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि समेटिव असेसमेंट एंड में होता है और किसी भी लर्नर के बारे में हमें कुछ लिखना है तो उसको हम बोलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, समेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ दीज इज नॉट ए टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन, इनमें से कौन सी इवैल्यूएशन की टेक्निक नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब इमिटेशन, इमिटेशन मतलब नकल। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड लग रहा है और इवैल्यूएशन में इमिटेशन नहीं होता है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, इमिटेशन। ये सभी आंसर्स मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, हो सकता है ऑफिशियल आंसर की में किसी और को भी सही माना जाए। क्वेश्चन नंबर 48, चेक लिस्ट टेक्निक इज यूज फॉर इवैल्यूएशन। चेक लिस्ट टेक्निक किन चीज़ों का इवैल्यूएशन करने के लिए यूज में ली जाती है? चेक लिस्ट होता है कि कोई काम हुआ या नहीं हुआ, हम टिक लगाते जाते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रिजल्ट्स, अटेंडेंस, पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ दीज कमीशंस एंड कमिटीज हैज़ नॉट मेड रिकमेंडेशन टू एनकरेज इंटरनल असेसमेंट थ्रू CCE। इनमें से कौन सी कमिटीज़ रिकमेंडेशन नहीं देती है CCE से इंटरनल असेसमेंट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए? तो कहीं ना कहीं सारी कमिटीज़ टीचिंग से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन में सारी कमिटीज़ मुझे सही लग रही है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं नन करके आता, ऑप्शन डी करेक्ट करके आता। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या इसका आंसर लगता है। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ CCE। इनमें से कौन सा CCE का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है? CCE लर्नर सेंटर होती है, CCE को टीचर सेंटर नहीं बनाया जाता, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 51 से 55 पैसेज दिया हुआ है, तो हम पैसेज के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सिनोनिम बताना विटेलिटी का। विटेलिटी का मतलब होता है लाइवलीनेस या फिर एनर्जी, तो इसका सिनोनिम होगा ऑप्शन सी, विटेलिटी मतलब जीवंतता। क्वेश्चन नंबर 52, चूज द एंटोनम फॉर द वर्ड एंग्विश। एंग्विश का एंटोनम बताना है। एंग्विश का मतलब होता है दुख या वेदना, तो इसका एंटोनम होगा इकास्टेसी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? तो बात करते हैं ऑप्शन ए, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की स्पेलिंग में एक ही जगह ई होता है, तो ये गलत स्पेलिंग होगी। और प्रेजेंटेशन में भी एस के बाद ई आता है, ना कि ए आता है, तो ये भी गलत होगा। और रिजोल्यूशन में ए नहीं आता है, तो ऑप्शन डी भी गलत होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिक्चरेस्क। पिक्चरेस्क का मतलब होता है आकर्षक, सुहावना या फिर सुंदर। क्वेश्चन नंबर 54, डिसरप्टिव की एडवर्ब फॉर्म क्या होगी? तो जनरली हम एडवर्ब बनाने के लिए ly लगाकर बनाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिसरप्टिवली। चूज वन वर्ड फॉर ए टेंडेंसी टू डू नथिंग और टू रिमेन अनचेंज्ड। तो इसी टेंडेंसी जिसमें अनचेंज रहा जाता है या फिर कोई बदलाव नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व, मतलब एक जैसा रहने की स्थिति। अब क्वेश्चन नंबर 56 से 60 भी पैसेज है, तो हम पैसेज के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, दिए गए सेंटेंस में इमेजिनेबल का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा है, तो इमेजिनेबल का पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव, ऑप्शन सी। इमेजिनेबल मतलब कल्पना करने योग्य, और एक कंफर्ट, कंफर्ट मतलब आराम, आराम को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57, कंपाउंड एडजेक्टिव कौन सा है वेल ब्रेड पेरेंट्स के अंदर? तो इसमें कंपाउंड एडजेक्टिव होगा वेल ब्रेड। वेल ब्रेड का मतलब होता है शिष्टाचार से युक्त, जो अच्छा व्यवहार करते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, वेल ब्रेड। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन से सेंटेंस में डिटर्मिनर का यूज हुआ है? तो हम बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, देयर। पजेसिव एडजेक्टिव डिटर्मिनर होते हैं, तो ऑप्शन बी में डिटर्मिनर का यूज हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में दिए गए सेंटेंस का टेंस बताना है, तो इस सेंटेंस में आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होता है, तो इसका टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऑप्शन सी। इनमें से कौन से वर्ड की करेक्ट 3 डिग्रीज की फॉर्म सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लिटिल लेस लीस्ट। ये करेक्ट 3 डिग्रीज की फॉर्म सही होती है, क्योंकि सिंपल की तो सिंपल, सिंपलेर सिंपलेस्ट होता है, रिच का भी रिच, रिचर रिचेस्ट होता है, और एक्सपेंसिव का एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो अब तक की सभी शिफ्ट के कंपैरिजन में ये पेपर थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कौन सा पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट लगा। थैंक यू।